मैं लाहौर शहर राइटर बनने आई थी। आई वॉज एन ए ग्रेडर, गोल्ड मेडलिस्ट थी। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मेरा एडमिशन हो गया था स्कॉलरशिप पे। बट देन आई सेड कि नहीं, मुझे लाहौर जाना है अगर मुझे राइटर बनना है। तो जब लाहौर आके मैंने अपनी लाइफ एज अ स्टूडेंट स्टार्ट की तो बहुत मुश्किल था। एक टाइम मेरे पैसा भी आया कि मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं था और मैंने लिटरली डस्टबिन से रोटी निकाल के खाया। दैट टाइम मेरी काशिफ से मुलाकात हुई। काशिफ से मुलाकात क्या हुई, मुझे उससे मोहब्बत हो गई, हमने शादी कर ली। द मोमेंट हमने शादी की उस वक्त उसके पास 100 लोगों की टीम थी सॉफ्टवेयर हाउस के तौर पे। लेकिन जब मेरी काशिफ से शादी हुई और अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि हम दोबारा फाइनेंशियल क्रंच में चले गए। उसके पास जो कुछ भी था सब ज़ीरो हो गया। साथ में पता चला कि मैं एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। यकीन करो मुझे कुछ नहीं पता था कि फ्रीलांस क्या होता है, लफ्ज़ भी नहीं पता था मुझे। पहली जॉब जो मुझे मिली वो $3 की थी। एंड इनिशियली 1 साल मैंने वो लिखे आर्टिकल्स वगैरह, फिर मैंने वो पैसे जमा कर लिए। तो फिर हमने 1-2 लोग और ऐड किए, डिज़ाइनर ऐड किया, वर्डप्रेस का बंदा ऐड किया और दोबारा से एजेंसी की तरफ मूव किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूएस के अंदर मोबाइल ऐप्स की कंपनी है, रजिस्टर्ड है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, फ्रीलांसर हैं और इससे बढ़कर वो एक ऑथर हैं। उन्होंने ऑफ शेम्स एंड सीक्रेट्स के नाम से एक किताब लिखी जो कि हमारे माशरे की दुखती रग है। बड़ी बोल्ड किस्म की किताब लिखी और इसमें इन्होंने बताया कि जो लोग चाइल्ड एब्यूज़ का शिकार होते हैं या इस तरह के जितने भी वाक़यात होते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से वो दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या ट्रेजेडीज़ देखी, क्या क्या कुछ सहा और आज ये इस मकाम तक पहुँची हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिया खान साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप एक अच्छी राइटर थी, राइटिंग से फिर आप ई-कॉमर्स की तरफ और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आई, इसके पीछे क्या स्टोरी थी, क्या वजह थी? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा और वाकई ऐसा ही है कि मैं लाहौर शहर राइटर बनने आई थी। आई वॉज एन ए ग्रेडर, गोल्ड मेडलिस्ट थी। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मेरा एडमिशन हो गया था स्कॉलरशिप पे। बट देन आई सेड कि नहीं, मुझे लाहौर जाना है अगर मुझे राइटर बनना है। तो हालांकि राइटर बंदा कहीं भी बन सकता है, पर उस वक्त मेरी एक सोच थी कि पितरस बुखारी नहर पे बैठते थे या इकबाल जीसी की गलियों में गुजरते थे, तो मैं भी शायद राइटर लाहौर जाके बन सकती हूँ। इसलिए मैं लाहौर आ गई। वो भी एक बड़ी स्टोरी है कि माई पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिव ऑफ दैट। मेरे भाई ने मुझे कहा कि मतलब हम पठान हैं कि तुम पंजाब में कैसे चली जाओगी, कैसे एडजस्ट। सो काफ़ी लॉन्ग स्टोरी। बट जब लाहौर आके मैंने अपनी लाइफ एज अ स्टूडेंट स्टार्ट की तो बहुत मुश्किल था। शुरू में तो स्कॉलरशिप भी था, बट समटाइम्स यू गेट अवे इन अदर डिस्ट्रैक्शंस। तो एक टाइम मेरे पैसा भी आया कि मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं था और मैंने लिटरली डस्टबिन से रोटी निकाल के खाया। अच्छा। मुझे आज तक वो दिन नहीं भूलेगा। और उससे मतलब हालात कुछ ऐसे हो गए कि मेरा स्कॉलरशिप भी नहीं कंटिन्यू था और मैं घर वालों को भी नहीं कह सकती थी क्योंकि मैं ईगो का इशू था कि मैं अपनी मर्ज़ी से लाहौर आई हूँ, मैं उनको कैसे कह दूँ। दोस्तों ने कहा कि कहीं नौकरी कर लो ना, सेमेस्टर फ्रीज करवाओ, नौकरी कर लो। एंड एट दैट टाइम मेरी काशिफ से मुलाकात हुई। काशिफ से मुलाकात क्या हुई, मुझे उससे मोहब्बत हो गई, हमने शादी कर ली। एंड द मोमेंट हमने शादी की उस वक्त उसके पास 100 लोगों की टीम थी। 2013 की ये बात है, तब वो 100 लोगों की टीम चला रहा था सॉफ्टवेयर हाउस के तौर पे। और मैं ना इस तरह की बंदी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ उस शेर की, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस साइड पे आऊँगी। लेकिन जब मेरी काश में शादी हुई और अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि हम दोबारा फाइनेंशियल क्रंच में चले गए। अच्छा। उसके पास जो कुछ भी था सब ज़ीरो हो गया। एंड इवन उसको अपनी पर्सनल गाड़ी और वो चीज़ें भी सेल करनी पड़ी कि वो सब कुछ लोगों को पे बैक कर सके। तो उस वक्त ये हालात थे कि एक तो लाहौर में जून जुलाई की गर्मी और हमारे पास अगेन ना खाने को कुछ, ना पता ही नहीं कि मतलब कहाँ से खाना खाएंगे, पानी कहाँ से पिएंगे। साथ में पता चला कि मैं एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अच्छा। उस वक्त बहुत मुश्किल था। मैंने पहले तो सोचा कि नौकरी कर लेते हैं। काशिफ को कहा तुम नौकरी कर लो। काशिफ ने कहा नौकरी से कुछ नहीं होने वाला और ऐसा है कि तुम्हारा क्योंकि स्किल है, तुम्हारी अंग्रेज़ी अच्छी है, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तो तुम फ्रीलांस राइटिंग शुरू कर दो। ठीक हो गया। यकीन करो मुझे कुछ नहीं पता था कि फ्रीलांस क्या होता है, लफ्ज़ भी नहीं पता था मुझे। एंड तब मैंने अकाउंट अपना बनाया, फ्रीलांस राइटिंग शुरू की। पहली जॉब जो मुझे मिली वो $3 की थी।
वो मेरे दिल को कुछ हुआ भी कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और इतनी और $3 की जॉब करूँगी, लेकिन करते करते 3-4 साल में कंसिस्टेंटली अपनी राइटिंग करती रही। बीच में मेरे 2 बेबीज़ भी डिलीवर हुए। उस सारे टाइम में इवन मैं शायद एक अनोखी बंदी हूँ ऐसी इस मामले में कि जब मेरे लेबर पेन्स हो रहे थे उस वक्त भी मैं आर्टिकल लिख रही थी। मतलब मेरा बॉडी कांप रही थी और मुझे पानी शिवरिंग हो रहा है और पसीने आ रहे हैं, बट स्टिल मैं उस टाइम भी आर्टिकल ही लिख रही थी। एंड इनिशियली 1 साल मैंने वो लिखे आर्टिकल्स वगैरह, फिर मैंने वो पैसे जमा कर लिए। कोई लेट्स से 1.5-2 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता होगा। जब वो मैंने जमा कर लिए तो फिर हमने 1-2 लोग और ऐड किए, डिज़ाइनर ऐड किया, वर्डप्रेस का बंदा ऐड किया और दोबारा से एजेंसी की तरफ मूव किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूएस के अंदर मोबाइल ऐप्स की कंपनी है, रजिस्टर्ड है फ्लोरिडा के अंदर, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं एंड चल रहा है अच्छा। मैम आपने बहुत नीचे से स्टार्ट किया और आज आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं। मुझे ये बताएं कि जो लोग मायूस हो जाते हैं, आप खुद भी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा यकीनन मायूस हुई होंगी, तब आपने उस वक्त को कैसे टैकल किया और आप यूथ को क्या गाइडेंस देती हैं? अच्छा, एक चीज़ में ज़रूर, आपने जैसे कहा कि मायूस, तो यस ऐसा ही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई 24-25 सुसाइड अटैम्प्ट्स किए हैं। लिटरली केमिस्ट्री लैब में मैम ने बताया कि कॉपर सल्फेट है, इसको खाने से बंदा मर जाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा छुपा लिया। मैंने कहा कोई, क्योंकि मैं काफ़ी जज्बाती थी। हमारी यूथ का भी यही मसला है कि जज्बात में, ये सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं ज़्यादा इमोशंस पे प्ले करते हैं, जज्बाती लोग हैं। ज़रा सा किसी ने डांट दिया, नंबर अच्छे नहीं आए, घर में कोई मसला हो गया, मोहब्बत नहीं मिल पाई, तो हम फ़ौरन ऐसे स्टेप्स लेने की तरफ भागते हैं। तो मैंने भी मल्टीपल टाइम्स ऐसा सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूँ और कोशिश भी की, लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी कि इंसान अच्छे वक्त से कुछ भी नहीं सीखता। अगर इंसान कुछ सीखता है तो वो उस बुरे वक्त और उस हार्डशिप से ही सीखता है। तो हमें हमेशा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं एक मिसाल किसी से सुनी थी मैंने, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम अल्लाह मियाँ से एक टॉफ़ी के लिए समटाइम्स जिद कर रहे होते हैं कि बस मुझे ये टॉफ़ी दे दो, टॉफ़ी दे दो, टॉफ़ी, विदाउट इवन थिंकिंग कि उसने इतनी बड़ी बास्केट हमारे लिए प्रिपेयर करके रखी हुई है उन सारी टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स की। तो एक तो इंसान बेसब्रा ना हो, बिल्कुल मुतमईन रहे। कहते हैं कि जब सब कुछ नज़र आ रहा हो तो उस वक्त यकीन करना तो आसान है। यकीन की तकाजा ही ये है कि जब अंधेरा है, जब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उस वक्त आप अल्लाह पे यकीन रखो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अल्लाह की ज़ात पे एतमाद करते हो। आप अपने ऊपर भी बिलीव करो कि जो भी है मैं इस मुश्किल वक्त को काट लूँगा और मैं इससे बेहतर इंसान बन के निकलूँगा। तो फिर आई थिंक कोई भी मसला हो आप उसको सर्वाइव करें। मैम जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या रिकमेंड करेंगी? उनके इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए या इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं? अच्छा, बिल्कुल, ये एक कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में बन गया हुआ है कि शायद अंग्रेज़ी अच्छी होना कोई शर्त है कामयाब होने के लिए या इंटरनेशनल मार्केट में इवन कामयाब होने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी सिर्फ कॉन्वर्सेशनल, इंग्लिश वैसे भी एक कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज है कि मुझे आपकी बात समझ आ गई, आपको मेरी बात समझ आ गई, तो भी इट्स मोर देन इनफ। क्लाइंट आपको, अगर तो आप एज अ राइटर स्टार्ट कर रहे हो ना, फिर आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपने इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है। लेकिन अगर आप एज अ डिज़ाइनर काम कर रहे हो, वीडियो एडिटर काम कर रहे हो, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बना रहे हो, तो फिर आपको अंग्रेज़ी अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हायर करने वाले को भी पता है कि मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हायर कर रहा हूँ, मुझे ये जो रेट का मार्जिन मिल रहा है उसके लिए मुझे थोड़ा सा कम्युनिकेशन बैरियर तो एक्सेप्ट करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर एंड स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि किसी को देख लें। मेरा बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे देख, और भी बहुत सारे लोगों का बहुत कंटेंट मौजूद है। आज से 6-7 साल पहले नहीं था, बट अब हमारी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मौजूद है कंटेंट। तो वो कोर्सेज देख लें, कोई फ्रीलांसिंग को पहले समझ लें, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं होती। फ्रीलांसिंग एक अलहदा चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग अलहदा है, ई कॉमर्स अलहदा है। तो पहले समझ लें कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैंने क्या करना है, उसकी थोड़ी सी नो हाउ डेवलप करें और एक बिलीव के साथ स्टार्ट करें, बिल्कुल हो सकता है। मैम आप एक राइटर भी हैं और आपने एक बड़े स्ट्रॉन्ग मौजू पे किताब लिखी जिसको बाद में अवार्ड भी मिला, पज़ीराई भी मिली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है, हम सब जानते भी हैं, एक फैक्ट ये है कि हर घर के अंदर एक विक्टिम ज़रूर मौजूद होता है एंड एवरी 1 out of 4 people इज़ अ विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज़।
लेकिन ये बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती। होता सब जगह पर है, पर उनको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते या डिस्कस नहीं कर सकते। तो मेरी किताब लिखने का भी मकसद यही था कि एक तो इस इशू के ऊपर बात की जाए, दूसरा उसके अंदर मैंने कुछ रिजॉल्व दिए हैं लोगों को कि अगर वो ऐसी सिचुएशन में हैं तो वो क्या कर सकते हैं। अगर कोई अब्यूज़ का विक्टिम है तो कौन से ऐसे इदारे हैं जिनको वो कांटेक्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली आपने कैसे उस चीज़ में से ग्रो करना है। मतलब लाजमी नहीं कि आपने किसी इदारे को ग्रो कर लिया, उन्होंने आपको सेव कर लिया, वन थिंग, लेकिन जो आपका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है उससे आपने कैसे बाहर निकलना है। तो उस किताब के अंदर वो चीज़ें मैंने शेयर की हैं। मैं लाजमी चाहती हूँ मज़ीद भी मैं इसके ऊपर काम करूँगी कि इन चीज़ों को मज़ीद इनके बारे में बात की जाए। इनको शट डाउन नहीं करना चाहिए कि कोई बंदा है, हमारी अक्सर अप्रोच ये होती है कि हम विक्टिम को ब्लेम कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ होगा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, अब क्यों बता रहे हो, तुमने ही कुछ किया होगा। तो हम इस अप्रोच को छोड़ दें, रादर देन हम अब्यूज़र को ब्लेम करें और विक्टिम को ग्रो करने में हेल्प करें, उसे विक्टिम की बजाय एक सर्वाइवर की तरफ लेके आए। मेरी बुक का नाम है ऑफ शेम एंड सीक्रेट्स, और उसको दास्तान का कंपटीशन था ये अबाउट चाइल्ड अब्यूज़। आई एम ज़ैनब के नाम से वो कंपटीशन था, जो वो कसूर वाला इंसिडेंट था ज़ैनब का। एंड उसके अंदर 128 पार्टिसिपेंट्स ने 9 डिफरेंट कंट्रीज से पार्टिसिपेट किया था। एंड उसके राउंड्स होते हैं, फिर पहले एक राउंड में वो मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा वो सिलेक्शन हो जाएगा। पहले मैंने बुक के अंदर कोई रिजॉल्व नहीं लिखा हुआ था, बस मैंने एक स्टोरी लिखी जो असल में होता है लोगों के साथ, एंड मैंने उसका कोई सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने एक राउंड क्लियर हो गया, फिर सेमीफाइनल्स में वो गई, तो जजेस ने मुझे कहा कि आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर आपको रिजॉल्व भी दें लोगों को, कि उनको कोई पढ़ के सोल्यूशन भी मिल पाए। फिर मैंने उसको थोड़ा सा एडिट किया, फिर भी मुझे नहीं पता था कि वो जीत जाएगी। एंड फिर 1 वीक आफ्टर जब उन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस किए तो 128 पार्टिसिपेंट्स में से मेरी बुक थी जिसने विन किया। फिर विनर का प्राइज़ ये था कि वो उसको पब्लिश करेंगे। फिर उन्होंने उस किताब को खुद पब्लिश किया दास्तान वालों ने, एंड उसका एक बुक लॉन्च सेरेमनी लाहौर में किया। एंड मेरे लिए वाज अ बिग थिंग, क्योंकि मैं हमेशा से एक ऑथर बनना चाहती थी। एंड मेरे लिए ये कहो कि कैरियर का ना एक फर्स्ट स्टेप था, एक माइलस्टोन था एज अ राइटर। मैम वैसे एक तो हमारा लिटरेसी रेट काफ़ी लो है, उसके साथ साथ दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या यूथ है सो कॉल्ड, जिनके पास डिग्रीज़ हैं, MBA है, BBA है, इसके अलावा इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में डायरेक्शन नहीं है, विजन की क्लैरिटी नहीं है, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हम ये बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ थिंग्स है, क्योंकि हम एक कन्फ्यूज्ड जनरेशन थे। जब पाकिस्तान वजूद में आया तब भी आधे लोग कंफ्यूज थे कि कोर वैल्यूज़ क्या हैं हमारे मुल्क की। फिर एक कंफ्यूज जनरेशन ने मज़ीद कंफ्यूज जनरेशन को ब्रिंग अप कर दिया, जहां हम आज तक क्लियर नहीं है मॉरल वैल्यूज़ के बारे में। हमें बताया जाता है पैसा अच्छा नहीं है, पैसे के बारे में बात नहीं करनी, पैसा मांगना नहीं है, लेकिन हम इज्जत उसी की करते हैं जिसके पास पैसा होता है। हमें घर में झूठ बोलना बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जाके कह दो अम्मा घर नहीं है या व्हाटएवर। तो ऐसी चीज़ें जो हम घर से लेके आ रहे हैं वो फिर बड़े होकर बहुत मुश्किल हो जाता है उन वैल्यूज़ को चेंज करना। लेकिन अगर यूथ चाहे, अगर लोग चाहें तो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे माशाल्लाह आप लोगों की फाउंडेशन है, मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो फिर किताबें ऐसी बहुत सारा कंटेंट दुनिया में मौजूद है, इंटरनेट के ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं, वैसे आप किताब को ख़रीद के भी पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई इंसान चाहे अपने अंदर तब्दीली लाना तो वो ज़रूर ला सकता है, लेकिन पहली शर्त ये होगी कि उसको ओपन टू लर्निंग होना पड़ेगा। कोई नई चीज़ सीखने के लिए पहले उसको अपने आप को मेंटली तैयार करना होगा। मैम राइटिंग स्किल्स अच्छे करने के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है? कोई बेसिक टिप्स आप दे दें, क्योंकि आपका काफ़ी तजुर्बा है इसमें। एक जुमला कहा जाता है कि जिन लोगों को पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं। तो इसका मेजर कॉज यही है कि सबसे पहले लिखने के लिए मुतालिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हो तो शर्त है कि आप एक एविड रीडर भी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो। मुझे याद है बचपन से एक फाउंडेशन था, वो मुझे स्कॉलरशिप देते थे, और स्कॉलरशिप का उनका मयार यही था कि आप एक किताब पढ़ो, किताब का रिव्यू लिखो और उसके अगेंस्ट आपको स्कॉलरशिप मिलता था। तो वहाँ से मुझे आदत पड़ी। उसके अलावा भी मुझे हमेशा कोई न्यूज़पेपर हो, कोई बिल बोर्ड हो, कुछ हो, मुझे आदत है पढ़ने की। और वो जब आप इतना ज़्यादा पढ़ लेते हो ना तो नेचुरली आपका अपना एक परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली शर्त तो ये कि रोज़ की प्रैक्टिस बनाएं कुछ ना कुछ पढ़ने की। ठीक है। सेकेंड थिंग ये कि लिखना इसलिए मत लिखें कि कोई क्या समझेगा या कोई इससे क्या परसेप्शन लेगा या मैंने इसे फेसबुक पे लगाना है इसलिए लिख रहा हूँ, बल्कि अपने लिए लिखें, अपने कथारसिस के लिए लिखें। बस लिखने की एक प्रैक्टिस बनाएं कि मैंने रोज़ लेट्स से एक किताब पढ़नी है या 10 सफ़े पढ़ने हैं और मैंने रोज़ एक पैराग्राफ लिखना है।
फिर बहुत सारे, अगर आप अंग्रेजी की पर्टिकुलरली बात करें तो बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे ग्रामरली है, उसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, बहुत अच्छा टूल है जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर इंग्लिश राइटिंग के लिए बहुत सारे टेस्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज अवेलेबल होती हैं, गूगल पे मिल जाती हैं। मैं खुद सिखाती हूँ लोगों को कंटेंट राइटिंग, अगर कोई सीखना चाहे मेरे साथ तो मैं प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देती हूँ। लेकिन इसके अलावा भी मैं जैसे आपको कह रही हूँ कि एक तो पढ़ें, दूसरा लिखना स्टार्ट करें, फिर उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता गलतियों, एक अप्रोच बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं कि पहले जुमले को उर्दू में सोचते हैं, फिर उसको तोड़ तोड़ के अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे नहीं करें, बस जो आता है जहन में उसको लिखें, बाद में उसको एडिट कर लेंगे। एडिट सेकंड स्टेप है, पहले लिखना चाहिए। मैम, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनकी वीडियोस को आप थोड़ा बहुत देखती भी होंगी, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, आपके साथ एक तो मेरा आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के बिल्डिंग में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड ये कि मैं ये महसूस करती हूँ हमेशा से, जब से हम बच्चे हैं, हम ये बात अक्सर सोचते थे कि हमारी नेशन में कोई ऐसा मेंटोर नहीं है जो एथिक्स की और मॉरल वैल्यूज़ की बात करता हो। क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास नहीं है, हमें पिछली जनरेशन से नहीं मिली उस तरह से, तो अब हम उनको, कासिम अली शाह का मुझे ये काम बहुत पसंद है कि वो यूथ को कम अज़ कम एक स्टोरी टेलिंग वे में, एक इंगेजिंग वे में, एक ऐसे तरीके में जो आसान फहम भी हो, उनको समझ भी आए और उनके दिमाग में बैठ भी जाए, ऐसे तरीके में उनको वो एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ और इन चीज़ों की गाइडलाइंस देते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शायद बच्चे अपने घर वालों से सीखते भी नहीं हैं उस तरह। हमारे अब्बा हजूर कह रहे होंगे तो शायद हम सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन एक मेंटोर है जो वेल ड्रेस्ड है, अच्छी पर्सनैलिटी है, और वो किसी फ़नी या स्टोरी वे में हमें बताएगा, तो शायद उसकी बात हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएँ। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छा काम भी है जो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिया खान साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और फ्रीलांसिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।